हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंकिंग यानी कि केंद्रीय बैंक कार्य। आपके सिलेबस में केंद्रीय बैंक तथा कार्य उसके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो शुरुआत हम करते हैं सेंट्रल बैंकिंग से। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं बैंक केंद्रीय बैंक क्या होते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक को हम पढ़ाने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि बिल रोजर्स ने केंद्रीय बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात कही थी। बिल रोजर्स आप इस स्तर पे पहुंच गए हैं तो ये सारी चीज़ें जानना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता है। तो बिल रोजर्स ने क्या कहा है कि आदिकाल में से अब तक, मतलब प्राचीन काल से अब तक लेकर सिर्फ 3 महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, जिसमें कि अग्नि आग जो है, पहिया जो है, चक्र जिसे आप कहते हैं, और केंद्रीय बैंक। इन्होंने विश्व की जो है 3 महत्वपूर्ण आविष्कार में केंद्रीय बैंक को भी रखा है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय बैंक का, इससे आप महत्व समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है केंद्रीय बैंक। अब चलिए देखते हैं केंद्रीय बैंकिंग का विकास कहाँ से शुरुआत हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। विकास, ये विकास वो वाला विकास नहीं है जो मारा गया है विकास दुबे, ये विकास है यानी कि डेवलपमेंट वाले विकास हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1656 ईस्वी में स्वीडन में रिक्स बैंक था। सबसे पहले शुरुआत अगर बात करते हैं तो 1656 में रिक्स बैंक था। कौन सा बैंक था? रिक्स बैंक था। कहाँ पे? स्वीडन में। स्वीडन का रिक्स बैंक, रिक्स बैंक। ठीक है, उसके बाद आप इसका विकास धीरे धीरे क्रम हुआ। शुरुआत सबसे पहला जो बैंक है रिक्स बैंक 1656 में था। 1664 में यानी कि उसके ठीक आप बात करते हैं 8 साल बाद जो है इंग्लैंड में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। तो 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में स्थापना हुई 1664 में, और इसी को कहा जाता है कि जननी कहा जाता है, यानी कि इसे केंद्रीय बैंकों का जननी कहा जाता है। याद रखिएगा, केंद्रीय बैंकों का जननी किसे कहा जाता है? केंद्रीय बैंकों का जननी कहा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। परीक्षा में पूछ सकता है, याद रखिएगा, केयरफुल रहिए। चीज़ें आजकल कुछ अजीब से पूछने लगा है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से केंद्रीय बैंक की स्थापना यूएसए में हुई थी। 1913 में फेडरल 1913 की अगर हम बात करें तो यूएसए में जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम नाम से यूएसए में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, तो अब चीज़ों को आपको बेसिक समझ में हो गया। और भारत में आप सभी को पता है कि भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, इंडिया की स्थापना हुई। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक में आपका केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका एक्ट 1934 में पारित किया गया था। 1934 एक्ट
के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको आप याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है, जो देश की साख व्यवस्था व मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी के समान होती है। जैसे मानव का शरीर रीढ़ की हड्डी समस्त चीज़ों को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि केंद्रीय बैंक देश की साख व्यवस्था तथा मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको आप जान लीजिए। नीड ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, नीड ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता। तो सबसे पहले चीज़ है साख में नियंत्रण। साख में नियंत्रण का क्या तात्पर्य है कि देश में जो क्रेडिट सिस्टम है उसको कंट्रोल करना। यदि साख अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी तो देश के लिए नुकसानदेह होगी, देश में महंगाई चरम पे होगी और मुद्रा की वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। अब दूसरा है जो अब पत्र मुद्रा का निर्गमन, पत्र मुद्रा का निर्गमन। देखिए, जब केंद्रीय बैंक जो है पत्र मुद्रा का निर्गमन करेगा तो उसमें एक रूपता होगी और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब सरकारें पत्र मुद्रा का निर्गमन करेंगी तो सरकार समय समय पर बदलती रहती हैं और वो देश में अपने हिसाब से हमेशा मुद्रा को ढालने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब बैंकों की सहायता, तीसरा जो है बैंकों की सहायता। जो अदर बैंक है केंद्रीय बैंक, उनकी सहायता आखिर कौन करेगा? कोई तो ऐसा नियामक संस्था होना चाहिए जो इन पे फोकस कर सके, इनके कामों को नियंत्रित कर सके और इनकी सहायता कर सके। तो ठीक यही है केंद्रीय बैंकिंग का काम। आगे हम बात करते हैं, एक और है मौद्रिक नीति की सफलता। मौद्रिक नीति की सफलता के लिए कोई नियंत्रण करने वाली संस्था होनी चाहिए जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि मौद्रिक नीति को सफल बनाया जा सके, मौद्रिक नीति की सफलता। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं केंद्रीय बैंक की स्थापना। बहुत सारे और पॉइंट हैं जिनके केंद्रीय बैंक की आवश्यकता थी स्थापना की, वो डिस्कस करने का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा जो है फंक्शन को डिटेल में देखने का कार्य है। तो केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और पढ़ाई करते रहिए। परीक्षाओं का तो भरोसा नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, पढ़ाई परीक्षा के लिए करना अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपको सफलता चाहिए तो आप परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आप ज्ञान की दृष्टि से ना भागें, सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। इसीलिए हम सिलेबस के हिसाब से ही आप सभी को पढ़ाते हैं। ज़्यादा ज्ञानी बना के क्या करेंगे? आपको परीक्षा में कंफ्यूज तो हमें करना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप उतना ही ज्ञानी बने जितना कि परीक्षा में पूछे। इसलिए मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। आपकी तत्परता, आपका लगन आपको एक दिन सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करते रहिए, आज नहीं कल। हताश मत होइए, निराश मत होइए। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि हताश होने के बाद नौकरी पाए थे, हार गए थे अपने जीवन से, लेकिन बाद में उन्हें सफलता मिली। तो इसलिए कहेंगे एक बार फिर कि हताश मत होइएगा, अपना काम करते रहिए। तो हम देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो केंद्रीय बैंक के 7 प्रमुख कार्य हैं किनके अनुसार डी कॉक के अनुसार 7। अब कौन कौन से 7 हैं ये हमें भी नहीं पता है, चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 7 जो कार्य डी कॉक जी ने बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कार्य हो जाएगा करेंसी का नियामक।
ठीक है। करेंसी का नियामक कौन बैंक होता है ये आपको पता है, तो इसका केंद्रीय बैंक ही करेंसी का नियामक होता है। देखिए जो केंद्रीय बैंक पूछेगा वो भारत के हिसाब से पूछेगा, और लगभग जो भारत का केंद्रीय बैंक का कार्य है वही दुनिया के सभी केंद्रीय बैंक का कार्य है, लेकिन परिप्रेक्ष्य यहाँ पे इंडिया का आप रखिएगा, विश्व को मत रखिएगा, नहीं तो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे नोट जारी करने का कार्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो है केंद्रीय बैंक जो है इसे नोट जारी करने का विशेषाधिकार है। नोट यानी कि पत्र मुद्रा का निर्गमन जो करता है वो केंद्रीय बैंक ही करता है, इसके अलावा कोई अन्य बैंक नहीं करते हैं। इसके द्वारा जारी किए गए नोट वैध मुद्रा के रूप में प्रचलित रहते हैं। 200 करोड़ रिजर्व रख के यह नोटों को जारी करता है। कितने करोड़? 200 करोड़। 200 करोड़ का रिजर्व रख के 200 करोड़ रिजर्व हैं, जिसमें 115 करोड़ का सोना, 85 करोड़ विदेशी मुद्राएं, ये इसका रिजर्व है। यानी कि इतना रिजर्व रख के ये अनलिमिटेड पैसा जारी कर सकता है। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि फिर छापते रहे और जारी करते रहे, उसका मतलब ज़रूरत के हिसाब से जितना कंट्री को आवश्यकता है, जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उसी के हिसाब से ये करती है। तो 115 करोड़ रिजर्व यानी कि सोना रखती है, और 85 करोड़ का क्या रहती है, आपका फॉरेन करेंसी रखती है। ठीक है। ये जब नोट जारी करता है तो नोटों में एकरूपता होती है, जिससे विनिमय व व्यापार में सुविधा होती है। आप इमेजिन करिए कि सब लोग अपनी अपनी नोट छाप रहे हैं अपने अपने हिसाब से। आपने हमारे पास नोट लाया, हमने आपकी नोट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए रिजर्व बैंक या मान लीजिए कि विभिन्न बैंक छापने लगे तो उसमें एकरूपता नहीं रह जाएगी, पहचान मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए केंद्रीय बैंक यह कार्य करता है। जनसाधारण में विश्वास या आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का विस्तार, आवश्यकता ज़रूरत पड़ी तो मुद्रा को अधिक जारी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे सीमित यानी कि कम कर सकता है। 1 रुपये नोट छोड़ के सारी नोटें जो हैं करेंसी जो है रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक जारी करता है। 1 रुपये के जो नोट होता है उसमें वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, याद रखिएगा वित्त सचिव। कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। तो ये पत्र मुद्रा हो गया। पत्र मुद्रा का कार्य जो है रिजर्व बैंक का होता है, यानी कि केंद्रीय बैंक का कार्य होता है, और यह उनका प्रमुख कार्य और उनका एक अधिकार होता है। ये सारे काम केवल केंद्रीय बैंक ही कर सकता है। सरकार का बैंकर, एजेंट या परामर्शदाता के रूप में, सरकार का बैंकर, एजेंट, परामर्शदाता के रूप में। जब सरकार को मौद्रिक नीति में या किसी प्रकार की मुद्रा से संबंधित जो सलाह चाहिए होता है वो रिजर्व बैंक से ही सलाह लेता है, यानी कि केंद्रीय बैंक से सलाह लेते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकारों दोनों की जमाओं को रखता है। ठीक है। और सरकारों की ओर से पेमेंट्स करते हैं, किंतु जमाओं तथा करेंसी, इसके अलावा वह जमाओं पर ब्याज नहीं देता है तथा सरकार की प्रतिभूतियों, विदेशी प्रतिभूतियों को खरीदता व बेचता है। वह सरकार का स्वर्ण भंडार को सुरक्षित रखता है। वह सरकार की ओर से कर्जे जारी करता है, लोन जारी करता है,
उन पर ब्याज देता है तथा अंतिम रूप से पेमेंट्स करता है। यह सरकार की मौद्रिक सलाह नीतियों एवं सलाह क्रियान्वयन भी कराता है। तो केंद्रीय बैंक के जो कार्य हैं आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार के कार्य हैं। यह सरकार को सलाह देता है, सरकार को लोन देता है, सरकार की ओर से पेमेंट्स करता है, सरकार के आदेश पे ही विदेशी प्रतिभूतियों का खरीद तथा विक्रय करता है, राज्य सरकारों का बैंक के रूप में कार्य करता है, राज्य सरकारों को पेमेंट्स करता है, राज्य सरकारों की जमाओं को स्वीकार करता है। ये सारे कार्य किसके हैं? रिजर्व बैंक के हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक के हैं। इसीलिए इसे सरकार का बैंक या एजेंट कहते हैं। एजेंट का मतलब जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, उनका सारा कार्य करता है। तो ये आपके क्या हो गए? ये दूसरा प्रमुख कार्य हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण कार्य की ओर। तीसरा भी हमारा जो है इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे आप देख पाएंगे और कहेंगे ये बैंकों का बैंक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक जो है अन्य सभी बैंकों को ऑपरेट करता है। ऑपरेट का मतलब संचालन करता है, उन पर नियंत्रण करता है तथा उनको आदेश जारी करता है। ये सारे काम रिजर्व बैंक के ही होते हैं। रिजर्व बैंक के कार्य में तीसरा महत्वपूर्ण होता है बैंकों का बैंक। इस चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझते रहिए, बस समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। नोट कर लेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएँ, लेकिन आप जब याद कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें समझ जाएंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बैंकों के बैंक के रूप में। व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास यानी कि केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। इन्हीं रिजर्व के आधार पर केंद्रीय बैंक चेकों समाशोधन को सुगम बनाने, एक दूसरे बैंक से निधियों को हस्तांतरित करने और लेन देन को सुगम बनाता है। केंद्रीय बैंक जब अन्य बैंकों को ऋण देता है तो बिलों की पुनर्कटौती तथा सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। तो बैंकों के बैंक के रूप में ये एक महत्वपूर्ण कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में अगर हम बात करते हैं तो भी रिजर्व बैंक कार्य करता है। अगर हम रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो ये जो अंतिम ऋणदाता होता है, जब बैंकों को अन्य बैंकों से ऋण का स्रोत नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे समय में रिजर्व बैंक ज़रूरतमंद बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ग्राहकों की नकदी की मांग और पूर्ति साधनों से नहीं कर पाते हैं। जब बैंकों के ऊपर विश्वास कम होता है तो ग्राहक अपनी क्या होते हैं जमाओं को मांगने लगते हैं। तब बैंकों के पास पैसा नहीं होता है क्योंकि वो इन्वेस्ट किए रहते हैं बहुत जगह। तो बैंक्स क्या करते हैं? रिजर्व बैंक से क्या करते हैं? मदद मांगते हैं। आगे हम बढ़ते हैं विदेशी विनिमय रिजर्व की रखवाली तथा प्रबंध करना। रिजर्व बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो विदेशी मुद्राएं होती हैं, विदेशी जो विनिमय का कार्य होता है, ये रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। यह विदेशी करेंसियों तथा घरेलू करेंसियों में जो है विनिमय दर एक्सचेंज रेट को भी तय करता है, जिससे विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव और एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार चढ़ाव को कम किया जा सके। राष्ट्र द्वारा अर्जित मुद्राओं पर केंद्रीय बैंक का अधिकार होता है तथा वही उसको जमा करता है तथा जो विदेशी मुद्रा आती है उनका भी नियमन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अगला हो गया समाशोधन गृह के रूप में। यदि हम समाशोधन ग्रहों की बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक जो है
समाशोधन गृह के रूप में कार्य करते हैं। समाशोधन गृह वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है कि सभी बैंकों के चेकों का भुगतान, ड्राफ्टों का भुगतान एक जगह पे होता है, तुरंत पेमेंट्स होते हैं और इस प्रकार के ग्रहों का भुगतान की व्यवस्था केंद्रीय रिजर्व बैंक करती है। जो जमाएँ बैंक रिजर्व बैंक के पास रखती हैं उन्हीं में से ये सारे काम किए जाते हैं, इनको क्लियर किए जाते हैं। सारे बैंक्स के चेक पोस्ट एक जगह बनाकर वहाँ पे सभी बैंकों का पेमेंट्स किया जाता है और जितने भी आवश्यक संस्थान होते हैं उन सारी चीज़ों को व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सारे जो समाशोधन के गृह के कार्य के रूप में हम एक चीज़ और आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, समाशोधन गृह का कार्य रिजर्व बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो इसको आप समझेंगे। एक चीज़ हम आपको 1 सेकंड रुकते हैं। हाँ, तो समाशोधन गृह के रूप में कि जो बैंक होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं इसको आपको समझना होगा। तो ये आपके जो केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह हो गए, ये हो गए। अब अंतिम है हमारा साख का नियंत्रण। बैंक क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है कि अधिक मात्रा में बैंक क्रेडिट ना जनरेट कर पाएँ, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे किसी भी प्रकार से निगेटिव असर ना पड़े। हालांकि साख का नियंत्रण, इसको हम अलग एक टॉपिक है, इसको हम डिटेल्स में वहाँ पे चर्चा करेंगे एकदम विस्तृत रूप से, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि साख कंट्रोल कैसे होता है। साख का नियमन, क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये रही आपके लिए केंद्रीय बैंक के कार्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से। तो ये रही वीडियो आपके लिए। इस वीडियो से फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।